This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें आपने जो है वो अपना 8th चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। बहुत कुछ आपने इसके बारे में पढ़ लिया था, तो फटाफट से इसका छोटा सा रिवीजन करते हैं और फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आपसे मैं कुछ सवाल पूछती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जो त्रिकोणमिति है, इसमें हम किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? सारे के सारे त्रिभुज? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, हम इसमें जो है वो त्रिकोणमिति, जब भी आप शब्द सुनोगे त्रिकोणमिति तो समझ जाना कि कौन सा त्रिभुज आने वाला है, कैसा त्रिभुज आने वाला है। तो समकोण त्रिभुज जो है वो आने वाला है। ठीक है, अब अगर त्रिभुज समकोण है तो आपको समकोण त्रिभुज के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना, तभी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको इसके बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए। तो अगर आपके सामने एक त्रिभुज है ये जो कि समकोण त्रिभुज है, अच्छा मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई त्रिभुज समकोण है कि नहीं है? बताओ कैसे पता चलेगा? उसमें कि 90 डिग्री का कोण होता है समकोण त्रिभुज। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण होगा 90 डिग्री का और बाकी जो दो कोण होंगे वो 90 से छोटे होंगे। ठीक है, जब भी समकोण त्रिभुज की परिभाषा बोलो हमेशा ये बोलना कि एक कोण 90 डिग्री का और बाकी दोनों 90 से छोटे, मतलब कि न्यून कोण। ठीक है, ये आपको पूरा बोलना है कि एक 90 के बराबर और बाकी दो 90 से छोटे। चलो ये भी हो गया। अब मुझे बताओ जरा कि मैं इस समकोण त्रिभुज में आधार किसे मानूं? मैम बी ए। ठीक है, आधार हो गया इसमें ए बी, या फिर यूं कहें तो बी ए, जैसे कि इसका ये आधार है। अब अच्छा मैं बोलूं बीसी, ये क्या है? बीसी क्या है? लंब। हाइपोटेनियस। लंब नहीं, हाइपोटेनियस नहीं है भाई, लंब है, मतलब परपेंडिकुलर। क्या है? लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, और एसी क्या है? कर्ण है। ठीक है, मतलब हाइपोटेन्यूस है। तो ये तीन भुजाएं होती हैं किसकी? समकोण त्रिभुज की। और इन्हीं भुजाओं से एक प्रमेय भी बनती है, उसका क्या नाम है? एक प्रमेय लगती है समकोण त्रिभुज में। मैम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस। ठीक है, तो ये बस ये 3-4 चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए समकोण त्रिभुज के बारे में, कि प्रमेय लगती है पाइथागोरस प्रमेय, आधार कौन है, लंब कौन है और कर्ण कौन है। और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि अगर आप कर्ण का वर्ग करो, अगर आप क्या करो, कर्ण का वर्ग करो, तो वो किसके बराबर आता है? वो बराबर आता है आधार का वर्ग। ठीक है, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है, तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, लंब का वर्ग। मतलब इसको मैं फिर से नहीं बता रही, मैं इसका बस आपको फटाफट से रिवीजन करा रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि कहीं पे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, लंब का वर्ग। तो ये आपको समकोण त्रिभुज के बारे में चीजें पता होनी चाहिए थी। यहां तक सभी को क्लियर है? बताओ। यस मैम। ठीक है, तो आपने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा, जब भी आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी। फिर आपने पढ़ा होगा कुछ ऐसी चीजों के बारे में, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब। ये क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये है क्या? नॉर्मल भाषा में बोलो क्या है? मैम यहाँ पे इनके उल्टा कर रखा है मैम। लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ऐसे ये उल्टे बना रखे हैं इनमें। चलो ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5:4। ठीक है, 5:4 को बटे में लिखना है तो कैसे लिखूं? 5/4। 5/4 बिल्कुल सिंपल है। तो ये 5/4 क्या हुआ? ये 5/4 इसका अनुपात हुआ। क्या हुआ? अनुपात हुआ। 5/4 क्या है? तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका अनुपात है। तो वैसे ही लंब बटा कर्ण क्या हुआ? लंब और कर्ण का अनुपात। ठीक है, कर्ण बटा लंब क्या हुआ? कर्ण और लंब का अनुपात। तो ये जो मैंने यहाँ पे 6 चीजें लिखी हैं ये सारी क्या है? ये सारी की सारी अनुपात है। किसका अनुपात है? तो लिख रखा है समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। बताओ अभी अभी क्लियर हुआ क्या है? ये है समकोण त्रिभुज की सारी भुजाओं का
अनुपात। कितने अनुपात निकल सकते हैं? तो टोटल 6 ही अनुपात निकल सकते हैं, 6 से ज्यादा कोई अनुपात नहीं निकल सकता। लंब का कर्ण से अनुपात निकाल दिया, आधार का कर्ण से अनुपात, लंब का आधार से अनुपात, फिर कर्ण का आधार से अनुपात, आधार का लंब से अनुपात, कर्ण का लंब से अनुपात, मतलब इसका अनुपात फिर इसका उल्टा कर दिया, इसका अनुपात फिर इसका उल्टा कर दिया, इसका अनुपात फिर इसका उल्टा कर दिया। क्योंकि त्रिकोणमिति में हमें अनुपात चाहिए, इस अनुपात से ही हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बात ये हुई कि कितनी बार हम ऐसा बोले कि लंब का कर्ण से अनुपात, कितनी बार बोले कि आधार का कर्ण से अनुपात। बार बार बोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इन सभी अनुपातों को इनके नाम दे दिए, और वो नाम कौन से थे? वो नाम थे साइन, कॉस, टेन, कोटेंजेंट, कॉसिकेंट, सिकेंट। तो असल में अब जब आप बोलते हो साइन, साइन थीटा, या जब भी आप साइन बोलते हो, सिर्फ आपने कहा साइन, तो साइन क्या है? साइन कुछ भी नहीं है, साइन बस लंब और कर्ण का अनुपात है। ठीक है, साइन क्या है? लंब और कर्ण का अनुपात है। कोई आपसे पूछे भाई साइन क्या है, आप बोल दो कि साइन तो साइन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। साइन एक नाम है, किसको हमने साइन का नाम दिया? लंब और कर्ण के अनुपात को। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमने असल में तो हम पढ़ते हैं अनुपात के बारे में। अब उन अनुपातों को हम बार बार नहीं बोल सकते लंब बटा कर्ण, या लंब का कर्ण से अनुपात, या कर्ण का आधार से अनुपात, या लंब का आधार से अनुपात। तो इसलिए हमने सबको नाम दे दिए। 6 अनुपात निकले, 6 के 6 अनुपातों को नाम दे दिए हमने। लंब का जब कर्ण से अनुपात निकलता है तो उसको हम कहते हैं साइन। ठीक है, इसको हम कहते हैं साइन। आधार का जो कर्ण से अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं? कॉस। कॉस। कॉस का पूरा नाम क्या है? कोसिकेंट। बताओ, कॉस का पूरा नाम क्या है? ठीक है, मैं बताती हूँ। कोसाइन थीटा। कोसाइन। थीटा नहीं लगाएंगे अभी सिर्फ कोसाइन। ठीक है, सिर्फ कोसाइन। और लंब का जो आधार से अनुपात है इसका नाम क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट। ठीक है, पूरा नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो उसका नाम है टेंजेंट। चलिए, अब लंब बटा कर्ण होता है साइन, तो कर्ण बटा लंब क्या होगा? साइन का उल्टा। साइन का उल्टा किसको मानते हैं हम? कोसिकेंट। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कॉसिकेंट। बहुत से बच्चे सिकेंट सुन के ना कंफ्यूज मत हो ना, साइन का उल्टा कॉसिकेंट लेना है। ठीक है, कोसाइन का उल्टा क्या होता है? कोसाइन का सिकेंट। सिकेंट मैम। ठीक है, सिकेंट। और टेंजेंट का उल्टा क्या होता है? कोटेंजेंट। शॉर्ट फॉर्म में उसको आप कॉट कहते हो, और लॉन्ग अगर उसका पूरा नाम लेना है तो उसका नाम होता है कोटेंजेंट। ठीक है, तो ये थे वो 6 के 6 अनुपात, जो कि कुछ भी नहीं है। त्रिभुज की भुजाएं थी, भुजाओं का अनुपात था। हर एक अनुपात को उसका अलग अलग नाम हमने दे दिया, जो है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट। बताओ, अभी क्लियर हुआ? थोड़ा सा, मतलब क्लियर तो पहले से था, बस इसका हम रिवीजन कर रहे हैं। समझ आ गया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। अब ये हुआ कि भाई नाम भी दे दिए। पहले तो समकोण त्रिभुज की बात चल रही थी, समकोण त्रिभुज देखा, उसकी 3 भुजाएं देखी, उन 3 भुजाओं के अलग अलग अनुपात लिखे, टोटल आ गए 6 अनुपात। हर अनुपात को उसका अलग अलग नाम दे दिया। अब याद कैसे करें? क्योंकि अगर ऐसे ही लिखना है इसको तो याद करने में दिक्कत होती है ना, तो इसको याद कैसे करें? तो याद करने के लिए भी एक ट्रिक बना दी, जो कि अगर इंग्लिश में आपको चीजें पता है तो इंग्लिश में ये ट्रिक होती है, हिंदी वाली ट्रिक भी हम सीखेंगे। तो इंग्लिश में लंब को कहते हैं पी। पी मतलब कि परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस को कहते हैं कर्ण, और बी मतलब बेस, इसको हम कहते हैं आधार। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश में याद है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, बेस, तो आप इसको याद कर सकते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, सोना का मतलब है साइन, चांदी का कैसे हो गया? कॉस। चलो ठीक है, सोना चांदी तोले, कॉस, और तोले का टेन। ठीक है, सोना चांदी तोले, साइन कॉस टेन। ठीक है, अब देखो, अब ये हमने कैसे लिखा है? साइन का फॉर्मूला इसके ठीक ऊपर, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब P बटा H साइन हो गया, B बटा H कॉस हो गया, और P बटा B
टेंजेंट हो गया। ठीक है, ये तो रही इंग्लिश वाली ट्रिक। जिसको भी ये वाली ट्रिक यूज करनी हो इसको यूज कर ले। और आपको स्कूल में कौन सी ट्रिक बताई, बता सकते हो? स्कूल में भी आपको कोई ट्रिक बताई हो अगर? LALKAA। ठीक है, मतलब लाल बटा कक्का, है ना? यस मैम। तो उसको ऐसे लिखना है आपने, ल आ ल। हिंदी में ऐसे लिखोगे, ल आ ल, लाल बटा कक्का, मतलब क आ। ये वाले भी ठीक है। अब हमेशा याद रखना कि शुरू करो साइन से। जैसे यहाँ पे ल और क लिखा है तो यहाँ इसके नीचे लिख दो साइन। ठीक है, इसके नीचे लिख दो कॉस और इसके नीचे लिख दो टेंजेंट। तो आपकी जो है ये वाली ट्रिक भी बन गई। अगर आपको पंडित बद्री वाला करना है वो कर लो। अगर आपको लाल बटा कक्का करना है तो ध्यान रखना ऐसे मत लिख देना लाल, फिर गलत कर दोगे। ल आ ल, ल अलग, आ की मात्रा अलग और दूसरा वाला ल अलग, करण का क अलग, क अलग और आधार का आ अलग। ठीक है, तो ये ट्रिक जिसको भी अपनी कॉपी पे नोट करनी है लिख लो। इससे आपको पता चल जाएगा कि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा करण। ठीक है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में करण। इससे आपको पता चलेगा ट्रिक से। आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं। तो त्रिकोणमिति इतना आसान चैप्टर है, कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं। आपको साइन का फॉर्मूला क्या है उसके लिए ट्रिक मिल गई, कॉस का फॉर्मूला क्या है उसके लिए ट्रिक मिल गई, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है उसके लिए ट्रिक मिल गई। अगर आपको ये तीनों चीजें पता है तो आप कॉसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट खुद निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने ट्रिक नोट कर ली है तो वाई टाइप करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगी इसी से आधारित। नहीं की कर लो, फिर इंग्लिश वाली करनी इंग्लिश वाली कर लो, हिंदी वाली करनी हिंदी वाली कर लो। हिंदी वाली आप अच्छे से कर पाओगे क्योंकि आपने लंब आधार करण ऐसे ही पढ़ा है ना? तो हिंदी वाली आप नोट कर लो फटाफट से। ऊपर लिखेंगे ल आ ल, नीचे लिखेंगे कक्का, मतलब क आ। नोट कर दोगे तो भाई चैट बॉक्स में वाई लिख देना। क्योंकि अगर आपने ये चीज याद नहीं रही, आपको साइन कॉस टेन के फॉर्मूले याद नहीं रहे तो फिर दिक्कत हो सकती है। नोट कर लिया। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर और कुछ क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले एक और चीज करते हैं। क्या आपने ये सीखा है कि कैसे कोण के आधार पे, कोण के अकॉर्डिंग हमारा आधार और लंब बदल जाता है? सीखा था आपने ये? हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q, इसको नाम दे दिया R। ठीक है, और आपका जो 90 डिग्री है वो बन रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि कोण P के आधार पर या कोण P के लिए कौन आधार है कौन लंब है? आधार तो क्यू आर है। क्यू आर कोण P के लिए PQ में PQ है मैम, PQ। ठीक है, आधार कौन है कोण P के लिए? PQ। और लंब कौन है? RQ। ठीक है, और करण कौन है? PR। ठीक है, तो बस आपको ये चीज अच्छे से आनी चाहिए जो कि आपने बहुत अच्छे से की, कि हमें पता लगाना पड़ेगा कोण के आधार पे किसको लंब बोलें, किसको हम आधार लें, किसको हम करण लें। तो करण तो कभी नहीं बदलता। करण तो कहता है जो मैं हूं वो मैं हूं, मुझे कोई नहीं बदल सकता। हमेशा कोण के मुताबिक कौन बदलते हैं? तो हमारे आधार और लंब। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इस वाले त्रिभुज में कोण R के आधार पे मुझे बताओ कौन इसके लिए लंब है, कौन इसके लिए करण है, कौन इसके लिए आधार है? कोण R के लिए आधार तो मैम QR। आधार तो मैम QR है। करण मैम PR है। PR, हाँ। और लंब मैम PQ है। ठीक है, लंब हो गया PQ। आधार अगर हम लिखें तो आधार हो गया RQ या फिर QR, है ना? कुछ भी लिख लो। और करण कौन हो गया? तो करण इसके लिए भी PR ही रहेगा। अच्छा, कैसे आपने पता किया कि कौन आधार है? क्या सोच के आपने आधार लिया RQ को?
मैम भुजा बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलो, माइक ऑफ करके ऑन करके। मैम जो आर के बिल्कुल पास में होता है ना, उसको बोलते हैं, जो जिसको से पूछा गया है। आर के पास में तो क्या है? आर के पास में तो कुछ नहीं है। और कोई बताना चाहेगा अपना रीजन कि आपको, आप आधार कैसे पता करते हो कि आधार कौन है? मैम जो जिसके पास में होता है, जैसे कि QR। पास में कैसे? ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। आधार हम उसको लेते हैं, उस रेखा को आधार लेते हैं जिस रेखा पर वो दोनों कोण बने हो जिसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, आधार किसको लेना है? आधार उस रेखा को लेना है जिस पर वो दोनों कोण बनते हैं जो आपसे पूछा। जैसे कि मान लो QR था, आपको कोण R पूछा था, है ना? आपको क्या पूछा था? आपको कोण R पूछा था। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस भुजा के ऊपर कोण R भी बन रहा है और 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है। तो वो भुजा QR थी, क्योंकि दोनों इसी पे बन रहे हैं ना। देखो ध्यान से देखो, अगर तो R यहां से शुरू हुआ, QR पे खत्म हुआ। 90 डिग्री का कोण यहां से शुरू हुआ, QR पे खत्म हुआ। तो हम QR को यहाँ पे आधार मानेंगे। ठीक है, QR को हम क्या मानेंगे? आधार मानेंगे। फिर जो कर्ण है वो तो कर्ण है, उसको तो हम नहीं हिला सकते। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और जो इस R छोटे कोण के बिल्कुल सामने वाली भुजा है, इसको लंब कह दो। ठीक है, इसको कह देते हैं लंब। और ये कर्ण तो ऐसे कैसा रहेगा? वैसे यहां पर हुआ, जो आपका कोण था P नाम का, आपने ये देखना था कि कोण P और 90 डिग्री का कोण दोनों किस रेखा पर है, तो वो PQ पर थे, है ना? इस रेखा पे दोनों कोण बन रहे थे ना। जैसे कि कोण P भी आपका यहां से शुरू हुआ और इस पर खत्म हुआ, कोण Q भी यहां से शुरू हुआ, इस पे खत्म हुआ। मतलब इस रेखा पर दोनों ही कोण टच कर रहे हैं, इस रेखा को दोनों ही कोण छू रहे हैं, तो उसको हम आधार कहते हैं। और छोटा वाला कोण जो 90 डिग्री के अलावा होता है, उस कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब बन जाती है। बाकी जैसे भी आपने सीखा था वो करेक्ट था, उसको चेंज मत करना। लेकिन हाँ, एक और चीज मैंने बता दी कि ऐसे भी आप देख सकते हो कि जो जिस कोण के बारे में पूछा है और जो 90 डिग्री का कोण है, वो दोनों किस रेखा पर बने हैं, तो PQ पर। जो 90 डिग्री का कोण है, जिस कोण के बारे में पूछा है, वो दोनों किस रेखा पे बने हैं, तो QR पर। ठीक है, ऐसे भी आप पता कर सकते हो कि कौन लंब और कौन आधार, और कर्ण तो सेम रहेगा। चलिए, तो फिर इसी उस पर एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब आप करोगे, मुझे अपनी नोटबुक दिखाना। फिर त्रिभुज PQR जिसका समकोण जो है वो Q पर है, इसमें आपको दे रखा है PQ 3 सेंटीमीटर के बराबर और आपको दे रखा है QR मतलब ये 4 सेंटीमीटर के बराबर। और आपको बोला है कि टेंजेंट R, पहले आप दो ही चीजें निकालो, टेंजेंट R निकालो और कोटेंजेंट P निकालो। ठीक है, सबसे पहला काम तो आप यही करोगे कि आप पता लगाओगे टेंजेंट कैसे लिखते हैं, टेंजेंट के लिए अनुपात क्या होता है और कोटेंजेंट के लिए अनुपात क्या होता है। बताओ जरा, टेंजेंट के लिए अनुपात, टेंजेंट क्या होता है, अनुपात बताओ, फॉर्मूला लगा के लाल बटा कक्का करके। लंब बटा आधार। हाँ ठीक है, जैसे आप ऐसे आप ट्रिक लिखोगे यहाँ पे, ल आ ल बटा बटा बटा, कक्का मतलब एक क, दूसरा क और आ। ठीक है, ठीक है। अब आपने यहां लिखना है साइन, यहां लिखना है आपने कॉस, यहां लिखना है आपने टेंजेंट। हो गया। अब टेंजेंट आपको दिख गया कि ल बटा आ है, मतलब लंब बटा आधार है। नंबर 1 तो आपने ये लिखा। चलो, अगर टेंजेंट लंब बटा आधार है तो कोटेंजेंट के लिए क्या फॉर्मूला होगा? कॉट के लिए आधार बटा लंब। ठीक है, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट का ठीक उल्टा होता है कोटेंजेंट। अगर टेंजेंट लंब बटा आधार है तो कोटेंजेंट हो जाएगा आधार बटे में इसके लंब। अब आपने देखना ध्यान से,
आपको टेंजेंट पूछा है आर के हिसाब से। देखो जरा कोण आर कहाँ, कोण आर है यहाँ, 90 डिग्री का कोण है यहाँ। तो आपने आर के हिसाब से देखना है कि भाई लंब कौन है और आधार कौन है। ठीक है, आर के हिसाब से जब टेंजेंट निकालोगे तो आर को देखो, लेकिन जब कॉट निकालना है तो पी को देखो। चलो और मुझे बताओ क्या उत्तर आ रहा है। इसमें आपको अभी पाइथागोरस लगाने की जरूरत शायद नहीं है, बिना पाइथागोरस के आप ये दोनों चीजें निकाल पाओगे, है ना। तो अभी के लिए आप मुझे अपनी अपनी नोटबुक दिखा दो फटाफट से, जिसने भी सॉल्व कर लिया। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, कब कौन सा कोण देखना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नए पेज पे करना है सभी ने, ऐसा मत करना कि पुरानी कोई नोटबुक दिखा दी। ठीक है, नए पेज पे करो सभी। ओके शिव कुमार आपका मैं देख रही हूँ, लाल बटे कक्का आपने लगाया। एल मतलब लंब, आधार मतलब आधार। ठीक है, और tan ठीक है, कॉट भी सेम। अच्छा कॉट अगर हम देखें P के हिसाब से तो आधार बटा लंब। ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है शिव कुमार। देखो ये बाकी बच्चे भी करो, और किसी को कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि ना ये बहुत जरूरी है। ये तो बिल्कुल छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको अगर ये नहीं समझ आना है तो आपने पूछना है। आपको पिछली क्लासेस में समझ ना आया हो या अभी भी समझ ना आ रहा हो तो पूछो। आपको देखो फिर से मैं मौका दे रही हूँ पूछने का। लंब बटा आधार टेंजेंट के लिए गलत है। टेंजेंट आर देख रहे हैं ना, टेंजेंट आर थोड़ा सा गलत है, क्योंकि लंब देखो ना कितना है। नहीं बेटा गलत किया आपने छोटी। आर, कोण आर के लिए आधार कौन, लंब कौन, वो देखो। ओके ठीक है, अभी शिव कुमार इस कोसिकेंट और सेकेंड का देखते हैं बाद में, क्योंकि अभी इसमें पाइथागोरस लगेगी ना, फिर मुझे वैल्यू भी देखनी है सभी की, वो बाद में देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप पाइथागोरस भी लगाओ, ऐसे मत लिखो। मुझे देखना है कहाँ आपने पाइथागोरस लगाई, कैसे सॉल्व किया, सब कुछ। ठीक है, सब कुछ देखना है मुझे। अच्छा दिखा रहे हो आप, 4 3 25, 25 कहाँ से आया? अच्छा ठीक है, ठीक है, 4 4 16, ठीक है, करेक्ट है। साहिल और मोनिका आपका कैमरा ऑफ हो गया बेटा। ओके साहिल आपका मैं देख रही हूँ। टेंजेंट आर के लिए लंब बटा आधार लिखना था, ठीक है, और कोटेंजेंट पी के लिए आधार बटा लंब लिखना था। ठीक है, करेक्ट है। जसविंदर कौर जी के नाम से जसविंदर ही है ना? आपका नाम जसविंदर ही है ना, ये कुछ और है? बेटा वॉइस नहीं है आपकी। यस मैम। ओके, आपका मैं देख रही हूँ। टेंजेंट आर कहाँ है बेटा, वो बताओ पहले। जतिन आपका नहीं दिख रहा। ठीक है, जसविंदर आपका टेंजेंट ठीक है, कोटेंजेंट दिखाओ। कोटेंजेंट में नहीं, कोटेंजेंट पी है। कोण पी से देखो जसविंदर, कोण पी के लिए आधार और लंब देखो। जतिन थोड़ा सा पास करो कैमरा। मोनिका आपका टेंजेंट ठीक है, लेकिन कोटेंजेंट गलत है। जतिन आपका मैं देख रही हूँ टेंजेंट आर सही है, लंब बटा आधार और कोटेंजेंट भी सही है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ओके रितिका आपका मैं देख रही हूँ tan r ठीक है, और कोटेंजेंट बताओ cot p। नहीं, cot p गलत हो गया। देखो ना, कॉट के केस में फॉर्मूला भी उल्टा होगा। मैंने फॉर्मूला लिखा तो है, कॉट पी मतलब आधार बटे में लंब। तो पहले पता करो कोण पी के लिए आधार कौन है और लंब कौन है, पहले वो पता करो, ठीक है, फिर लिखो। और जिन्होंने कर लिया है अब वो पाइथागोरस लगाओ अच्छे से, और पाइथागोरस लगाने के बाद मुझे बताओ कि आरपी की क्या वैल्यू आ रही है।
वो भी आपने नोटबुक चेक करवानी है कि आपने पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगाई, कहाँ इस्तेमाल करी। साहिल वर्मा जी के नाम से नीरज है कि साहिल है? ठीक है, तो आपने नीरज क्यों लिखा था बेटा? हाँ, रितिका कोटेंजेंट पी अभी भी गलत है। हाँ मोनिका, अभी आपका कोटेंजेंट पी सही है। देखो ना, कोण पी के लिए आधार कौन है? रितिका बताओ, माइक ऑन करके बताओ, कोण पी के लिए आधार कौन है? मैम रितिका आप बताओ। क्यू। पी क्यू, तो पी क्यू का मान कितना है? आ गया मैम, है ना, बिल्कुल। चलो बाकी बच्चे करो कॉसिकेंट और सिकेंट वाला। कॉसिकेंट पी, कॉसिकेंट जब निकालना है तो कोण पी से देखना, सिकेंट जब निकालना हो तो आर से देखना, ठीक है? क्योंकि आपको ये क्वेश्चन 1 1 मार्क्स में आएंगे और ऐसे ही कंफ्यूज करेंगे आपको, एंगल से ही, कोण से ही कंफ्यूज करेंगे ये। तो कल से मैं आपको वो क्वेश्चन भी लेके आ जाऊंगी जो 8th चैप्टर से आए हुए हैं पुराने पेपर में, ठीक है? फिर हम कल से उन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए फटाफट से इसको करो भाई, बहुत टाइम हो गया। कॉसिकेंट सिकेंट निकाला किसी ने? बहुत से बच्चों ने मुझे पहला पार्ट अभी तक नहीं दिखाया, वो दिखाओ भाई। अंशु, सुरेंदर, मालती, अमित, अदिति, अंजू, देनिका, काजल, नीतू, अनु, मुस्कान, पिंकी, नोटबुक दिखाओ कहाँ पे सॉल्व किया। ओके देनिका, आपका मैं देख रही हूँ, पाइथागोरस लगाया आपने, PR 5 आया, ठीक है? उसके बाद आपने कोसिकेंट वगैरह निकाला कुछ, वो भी निकालो। हाँ वो निकालो बेटा। ओके शिव कुमार, आपको मैं देख रही हूँ, कोसिकेंट पी, कर्ण बटा लंब, पी के लिए कर्ण, ठीक है? लंब गलत है, नहीं लंब भी ठीक है, सॉरी, पी के लिए तो ठीक है। और सेकेंड आर, कर्ण बटा आधार, कर्ण ठीक है, और आधार भी ठीक, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलो तो अभी ज्यादा वेट नहीं करते, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिस स्टूडेंट को अभी भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये एक ट्रिक है। ट्रिक मतलब, ट्रिक क्या होती है? ट्रिक होती है क्वेश्चन को याद करने का, फॉर्मूले को याद करने का तरीका। वर्गमूल क्यों लगाया है आपने? वर्गमूल के अंदर 25 लिखो साहिल, वर्गमूल के अंदर 25 लिखो, फिर उसका वर्गमूल हल करो। तो हमें पता है 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, यानी कि 25 का वर्गमूल 5 है, तो सिर्फ 5 लिखो, ठीक है? वर्गमूल 5 नहीं लिखेंगे, ठीक है? चलो, तो ये एक ट्रिक थी, इसको हम ट्रिक कहते हैं। ये ट्रिक हमारे काम आती है क्या करने में? हमें फॉर्मूला याद दिलाने में, क्योंकि हमारे पास 6 फॉर्मूले हैं, 6 अनुपात हैं। किसका किससे अनुपात साइन होगा, किससे किसका अनुपात कॉस होगा, किससे किसका अनुपात सिकेंट होगा, हमें नहीं पता होता। तो इसलिए हम ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ल आ ल बटा क आ, मतलब इसको अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में कहूं तो लाल बटा कक्का, ठीक है? ल और क के नीचे हम लिख देंगे साइन, क्योंकि ये साइन का अनुपात है। जो साइन होता है उसको लंब बटा कर्ण लिखते हैं। आधार बटा कर्ण के नीचे लिख देंगे हम कॉस, क्योंकि ये कॉस होता है। और लंब बटा आधार के नीचे लिख देंगे हम टेंजेंट, क्योंकि ये टेंजेंट होता है। इस अनुपात को हम टैन कहते हैं। तो हमें इन्होंने कहा था कि आप टेंजेंट आर निकालो
और कोटेंजेंट P निकालो। तो यहाँ पे हमें विशेष ध्यान रखना होता है कोण का, कि किस कोण के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहे हैं R के बारे में और यहाँ पे पूछ रहे हैं P के बारे में, ठीक है। तो पहले मैंने कोण R देखा, यहाँ पर था। कोण R की मदद से मुझे टेंजेंट निकालना था। टेंजेंट का फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है, लंब बटे आधार। कहाँ से लिखा? इस ट्रिक से, है ना। तो इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब ढूंढो कि कोण R के लिए, मतलब कि इस वाले कोण के लिए लंब कौन है और आधार कौन है। तो मैंने आपको अभी भी बताया, या आपने पहले भी सीखा होगा, जिस तरह से भी सीखा था, या जो मैंने आपको बताया वैसे भी आप कर सकते हो, कि जिस कोण के बारे में पूछा गया है, जैसे कि R के बारे में पूछा है, तो देखो कोण R और 90 डिग्री का कोण, ये दोनों किस रेखा को टच कर रहे हैं। वैसे तो जो ये वाला कोण है ये इस रेखा को भी टच कर रहा है, जो ये वाला कोण है ये इस रेखा को भी टच कर रहा है, लेकिन ये दोनों कोण कौन सी कॉमन रेखा है जिसको दोनों ही एक साथ छू रहे हैं? तो वो रेखा थी RQ नाम की, थी ना। देखो जो लाल वाला कोण, R कोण भी इसको छू रहा है, Q वाला कोण भी इसको छू रहा है, दोनों एक साथ इस रेखा को टच कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये इसके लिए आधार है। ये हो गया कोण R के लिए आधार। क्या नाम है उस आधार का? RQ, और इसकी वैल्यू कितनी है? 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, आधार की जगह पे 4। और ये जो सबसे लंबी रेखा होती है ये तो कर्ण होती है, तो बचा कौन? ये अगर आधार है, ये अगर कर्ण है, तो बचा कौन? PQ। तो मतलब ये लंब होगा, तो लंब की जगह पे लिख देंगे हम P। तो हमारा जो उत्तर आया किसका? टेंजेंट R का, कि टेन निकालो किसको देख के? कोण R को देख के, वो आया 3/4, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि कोटेंजेंट निकालो, मतलब कॉट निकालो, लेकिन किसको देख के? तो कोण P को देख के। किसको देख के? कोण P को देख के। तो अब कोण P को देखना है और 90 डिग्री को देखना है, R को भूल जाओ। कोण P और 90 डिग्री का कोण दोनों एक साथ किस रेखा को छू रहे हैं? बताओ। PQ को। तो इसका मतलब PQ आधार है। PQ की वैल्यू 3 है, तो लिख दिया ऊपर 3, क्योंकि ये आधार था। और अगर आप देख सकते हो तो टेंजेंट का उल्टा कॉट होता है। अगर टेंजेंट लंब बटा आधार के अनुपात को दिखाता है, तो कोटेंजेंट आधार बटे लंब के अनुपात को दिखाता है, ठीक है। तो आधार इसके लिए 3 हो गया कोण P के हिसाब से। और बात करें लंब की, तो लंब इसके लिए 4 हो गया, मतलब कि RQ हो गया P के लिए, ठीक है। तो ये भी आ गया 3/4। बताओ अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? टेंजेंट R और कोटेंजेंट P दोनों सेम आए, किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। अगर होगा तो क्योंकि बार बार इसको रिपीट नहीं कर पाएंगे। अगर डाउट है तो आज आपको मौका मिला है सारे डाउट पूछने के, ठीक है। चलिए पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बोला था कॉसिकेंट P निकालने के लिए। कॉसिकेंट निकालो, लेकिन किसको देख के? P को देख के। सबसे पहले तो कॉसिकेंट का फॉर्मूला बताओ बड़ा। कॉसिकेंट का फॉर्मूला कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। क्यों लिखा हमने इसको कर्ण बटा लंब? बताओ। ट्रिक के हिसाब से, क्योंकि कॉसिकेंट किसका उल्टा होता है? साइन का मैम। साइन का, ठीक है। अगर साइन लंब बटा कर्ण है तो कॉसिकेंट कर्ण बटा लंब होगा। किसकी नजर से देखना है? P की नजर से। तो देखते हैं कोण P को। कोण P यहां बना है, इधर है इसका कोण। कोण P के लिए जो कर्ण होगा वो PR होगा। सभी के लिए कर्ण PR है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया PR। अब बात आई कर्ण की, तो कर्ण PR था। लंब की बात करें तो लंब 4 है, क्योंकि ये वाला कोण है ना, इसके लिए आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो बचा कौन? ये हो गया इसके लिए लंब, ठीक है। अब हमने देखा कि ये तो हम निकाल लेते, क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लेते, लेकिन हमारे पास वैल्यू ही नहीं है PR की। तो जब आपको पता है कि आपकी एक जो भुजा है वो मिसिंग है, वो आपको नहीं दे रखी है, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस का, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि अगर कर्ण की वैल्यू दी होती तो मैं डायरेक्ट निकाल लेती, लेकिन कर्ण की वैल्यू नहीं दी थी तो मुझे पाइथागोरस इस्तेमाल करनी पड़ेगी। पाइथागोरस कहती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, वो बराबर होता है
लंब के वर्ग के जमा आधार के भी वर्ग के। अगर आप लंब का वर्ग करो, आधार का वर्ग करो, उनको जोड़ दो तो कर्ण के वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो इसको तो ऐसे कैसा रहने देते हैं, कर्ण का वर्ग रह जाएगा ऐसे का ऐसा। लंब है आपका 4 तो 4 का स्क्वायर लिख दिया, आधार है 3 तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। 4 चौक 16, 3 3 9, कर्ण का स्क्वायर रह गया ऐसे का ऐसा, ये आ गया 25 के बराबर। लेकिन जो 25 है ये कर्ण की वैल्यू है ही नहीं, ये तो कर्ण के वर्ग की वैल्यू है, कर्ण के स्क्वायर की वैल्यू है ना। लेकिन हमें तो कर्ण अकेले की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम कर्ण को छोड़ देंगे अकेला। इसका यहाँ पे वर्ग हो रहा है, इसको उधर भेजो तो वहां जाके क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 के बराबर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। अब निकाल दो कोसिकेंट पी। कर्ण आ गया 5 के बराबर तो ऊपर 5 लिख दिया, नीचे 4 लिख दिया, कोसिकेंट पी निकल गया। फिर आपको बोला था कि सिकेंट आर निकालो, आर की नजर से देखो और सिकेंट निकालो। तो बताओ जरा सिकेंट के लिए फॉर्मूला क्या है। सिकेंट होता है कॉस का उल्टा, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, बिल्कुल सिंपल। तो देखो जरा कोण आर के लिए, कोण आर के लिए कर्ण कौन है और आधार कौन है। मैम आधार तो आर क्यू मतलब कि 4। ओहो, और कर्ण कौन है मैम पी क्यू। पी क्यू, कर्ण मैम पी आर। कर्ण सभी के लिए सेम। तो इसका आ गया 5/4। ठीक है, तो बस ऐसे इसको सॉल्व करना है। अगर आपको पता है कि किस कोण के हिसाब से आपका, कैसे आप घुमाओगे चीजों को, कैसे आप आधार और कर्ण को लोगे, तो फिर आप अच्छे से कर लोगे। कर्ण सेम रहता है हर एक कोण के लिए, लेकिन आधार और लंब बदलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए और क्वेश्चन करते हैं। वैसे आपने पिछली क्लास में भी किए थे, लेकिन आज मैं जानबूझ के करा रही हूँ ताकि मुझे पता चल सके अभी भी आपको डाउट है या नहीं। चलो इसको करते हैं। सबसे पहले XY बोला इन्होंने 13 सेंटीमीटर और YZ बोला इन्होंने 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि XZ कितना है, बाकी बातें बाद में करेंगे। XZ बता दो कितना है। फटाफट से निकालो और बताओ। प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा है भाई। जितना आप वर्गमूल सॉल्व करोगे, जितना आप जमा करोगे, वर्ग करोगे, वर्गमूल करोगे, आपके लिए बेटर है ना। कोशिश करो। मैम कौन से देखिए, एक्स के कौन से नहीं, अभी तो आप बस XZ निकालो, XZ की वैल्यू। XZ है समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा। 3 में से 2 भुजाएं दी है, तीसरी भुजा निकालनी है, मतलब आधार निकालना है। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। ठीक है, अभी नहीं देखेंगे कोई कोण, अभी सीधा पाइथागोरस लगाओ और आधार निकालो। ओके शिव कुमार, आपका मैं देख रही हूँ 13 12। ठीक लग रहा है वैसे मुझे। ठीक है, करेक्ट है। सही बच्चे बताओ और कैमरा ऑन करके बताओ। जैसा आया, फिर उसके बाद वर्गमूल में डाला। ठीक है, करेक्ट है आपका रितिका। फटाफट से सॉल्व करो सभी। पाइथागोरस अगर हम यहाँ पे लगाएं तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर है ठीक है। मोनिका आपका मैं देख रही हूँ, साहिल आपका भी देख रही हूँ। ठीक है मोनिका आपका ठीक है, लेकिन आपने ये निशान सब में जमा के लगा दिए। एक बार फिर से कैमरा ऑन करो मोनिका। साहिल आपका ठीक है।
एक बार कैमरा ऑन करो मोनिका। आपने लिखा है h का वर्ग जमा नहीं आएगा ना, कर्ण का वर्ग बराबर है ना, उसको बस उसको ठीक करो, बाकी सब सही था, सॉल्व करने का तरीका सही था, लेकिन आपने लिखा गलत है। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण हमें दे रखा है 13 के बराबर, तो हम लिख देंगे कि 13 का जो वर्ग है वो आधार हमें नहीं पता, तो आधार को xz लिख दिया, क्योंकि आधार अभी xz। अभी हम किसी भी छोटे वाले कोण को नहीं देख रहे, अभी हम समकोण जो हमारा कोण है इसकी नजर से देख रहे हैं, पाइथागोरस इसके हिसाब से लगती है, तो अभी के लिए आधार xz है। ठीक है, जमा का निशान लंब हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको ये दे रखा था। 13 का वर्ग करेंगे 169 आएगा, xz का स्क्वायर ऐसे का ऐसा, जमा का निशान 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। xz के स्क्वायर को यहीं पे रखो और 144 को इसके पास भेज दो, सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 25। xz को अकेला छोड़ेंगे तो वर्ग वहां जाके, यहाँ पे वर्ग हो रहा था वहां जाके हो जाएगा वर्गमूल, और अगर हम बात करें xz की तो xz कितने के बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर। सबसे पहला काम हमने क्या किया, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की वैल्यू नोट कर ली। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो मान है वो हमने निकाल लिया, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई भी दिक्कत ना आए। बताओ सभी को समझ आया xz 5 कैसे? अभी भी डाउट है तो मैं फिर से कह रही हूँ कि पूछ लो, किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है? और जसविंदर कुछ कह रहे हो आप? मैम ये कैसे पता लगता है कि जैसे ये 25 5 का वर्ग है, तो ये थोड़ा कोई ट्रिक है इसकी जानने की? नहीं, इसकी तो कोई ट्रिक नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप 25 को तोड़ दो। ठीक है, कोई भी आपको, जैसे मान लो आपको आ गया 12, तो 12 की क्या करो, 12 के आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। क्या निकाल लो? अभाज्य। पर 12 का तो कुछ होता ही नहीं, चलो इसको अगर हम 16 लेते हैं। ठीक है, 16 लिया मैंने, 16 का वर्गमूल करना है। ठीक है, तो आप उसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, ये 16 लिख दिया मैंने। अब अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करो। आपके दिमाग में आएगा कि मैं इसको लिख सकती हूँ 8 दूनी 16, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड कहता है सिर्फ अभाज्य संख्याएं लो। अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती हैं वो अभाज्य होती है। तो हम यहाँ पे ना 4 का इस्तेमाल कर सकते, ना 8 का इस्तेमाल कर सकते, हम यहाँ पे 2 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 2 8 16, फिर इसके और ज्यादा गुणनखंड करो, 2 चौके 8, फिर और ज्यादा गुणनखंड करो, 2 दूनी 4, और ज्यादा गुणनखंड करो, 2 एकम 2, तो ये आ गए 16 के गुणनखंड। बताओ ये यहाँ तक समझ आया? अभाज्य गुणनखंड निकाले 16 के। यस मैम। अब हमने 16 को वर्गमूल के अंदर रखा है, तो 16 के जो निकल के आए हैं उनको भी वर्गमूल के अंदर लिखो। तो ये आ जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 4 बार 2 लिख दिए। ठीक है, अब एक रूल होता है, वो कहता है कि जिसकी भी 2 की जोड़ है वो वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा। जैसे कि इन दोनों ने अपनी एक जोड़ी बना दी, इन दोनों ने अपनी एक जोड़ी बना दी, तो इनको हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, लेकिन एक करके। जैसे कि यहाँ पे 2 बार 2 था, एक ही बार निकलेगा, यहाँ पर भी 2 बार 2 था तो एक ही बार निकलेगा। तो यहाँ पे जो आपका वर्गमूल 16 है वो आ गया 2 गुणा 2 के बराबर। मतलब जो आपका वर्गमूल 16 है वो कितने के बराबर है? 4 के बराबर, क्योंकि 4 चौके 16 होता है। ठीक है, वैसे ही 5 5 25, 6 6 36, तो ये होते हैं वर्गमूल कि जिस किसी संख्या को उसी में गुणा करके कोई संख्या, जैसे कि मान लो 64 है, 64 का वर्गमूल क्या होगा? किसका मैम? बताओ। 64 8 मैम। 8, क्योंकि 8 8 64। 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10 10 10 10 से 100। ठीक है, तो आपको एक तो ये तरीका है कि आप याद कर लिया करो, दूसरा तरीका अगर याद नहीं होता तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया करो। फिर जिसकी भी 2 की जोड़ी बनती जाएगी उनको एक करके वर्गमूल से बाहर निकाल देना, तो फिर आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बताओ अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ? यस मैम।
जसविंदर आपको? यस मैम आ गया। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत सारी मतलब वर्गमूल आप आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, तो एक्स जेड हो गया 5 सेंटीमीटर। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट से। चलो, आपको बोला है साइन एक्स, एक्स की नजर से देखो। पहले तो साइन एक्स का फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, सबसे पहले ट्रिक लिख लो। ये आ गया आपका ल आल, लाल बटा कक्का। ठीक है, ये आ गया आपका फॉर्मूला, लाल बटा कक्का मतलब क फिर आ, इसके नीचे साइन, इसके नीचे कॉस, इसके नीचे टेन। साइन एक्स के फॉर्मूले की बात करें, अभी अगर सिर्फ फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होगा लंब बटे में कर्ण। अब एक्स की नजर से देखो और बताओ कि इसके लिए लंब कौन है, कर्ण कौन है। एक्स कोण की नजर से देखो और मुझे बताओ। मैम लंब तो है वाई जेड। वाई जेड, ठीक है, वाई एक्स है और कर्ण है एक्स वाई। ठीक है, कर्ण है एक्स वाई। ठीक है, देखो एक्स कोण यहां पर था, एक्स कोण और 90 डिग्री का कोण दोनों ही इस रेखा को साथ में टच कर रहे हैं, तो ये इनके लिए आधार का काम करेगा, ये इनके लिए कर्ण का काम करेगा। कर्ण होता है सबसे लंबी भुजा। ठीक है, जो बच गया वो लंब बच गया। ठीक है, तो हमने लंब बटा कर्ण करना था तो हमने लिख दिया है लंब वाई जेड और कर्ण 13 मतलब वाई एक्स। तो लंब है 12 तो 12 लिख देंगे और बटे में आ जाएगा इसके 13, तो 12 बटा 13 आ गया साइन एक्स। अब निकालते हैं अगला टेंजेंट वाई। तो देखो जरा, सबसे पहले तो बताओ टेंजेंट वाई का, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है। तो टेंजेंट का फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार, लेकिन कोण है वाई, तो वाई के हिसाब से बताओ कि लंब कौन और आधार कौन, वाई को देख के। मैम एक्स वाई तो एक्स जेड तो है मैम लंब और आधार है वाई जेड। ठीक है, एक्स जेड लंब, वाई जेड आधार, क्योंकि वाई कोण और 90 डिग्री का कोण दोनों एक साथ एक्स जेड सॉरी वाई जेड रेखा को छू रहे हैं, तो ये आधार का काम करेगा, ये कर्ण है और जो बच गया वो लंब है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा कि जो लंब है एक्स जेड है वो है 5 और जो आधार है वो है 12। चलो अब बात करते हैं कोसिकेंट की। तो कोसिकेंट वाई, वाई की नजर से देखो और कोसिकेंट निकालो। पहले कोसिकेंट का फॉर्मूला बताओ। कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब, क्योंकि कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। तो अगर साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण है तो कोसिकेंट कर्ण बटा लंब होगा। ठीक है, बताइए अभी क्या आंसर आएगा इसका। कोसिकेंट वाई के लिए मतलब कोण वाई के लिए कर्ण कौन है, कर्ण तो एक्स वाई है सभी के लिए, तो एक्स वाई लिख दिया। अच्छा, लंब कौन है वाई के लिए, एक्स जेड। एक्स जेड। ठीक है, तो ये आ गया आपका 13 5 बटा बटा 13। नहीं 5 बटा 13 नहीं आएगा, यस मैम 13 बटा 5। 13 बटा 5 वाई की नजर से देखना था ना। हाँ तो ठीक तो है। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है, सिकेंट एक्स। सबसे पहले सिकेंट का फॉर्मूला और एक्स की नजर से देखना है। सिकेंट होता है कॉस का उल्टा, कॉस आधार बटा कर्ण है तो सिकेंट हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। ठीक है, एक्स की नजर से देखो कि कर्ण कौन है और आधार कौन है, एक्स की नजर से। कर्ण तो मैम एक्स वाई और आधार है एक्स जेड। एक्स जेड बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, क्योंकि एक्स कोण और 90 डिग्री का कोण इस लाइन को छू रहे हैं तो इसलिए हम कहेंगे एक्स जेड। तो सिकेंट के लिए आ गया आपका 13 बटा 5 सिकेंट एक्स। अब बात करते हैं आखिरी नहीं सॉरी सेकंड लास्ट, कोटेंजेंट वाई। कॉट के लिए फॉर्मूला क्या होगा बताओ, कॉट के लिए फॉर्मूला आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे में लंब। और अब देखो जरा क्या आएगा इसका आंसर। आपने अभी अभी टेंजेंट वाई निकाला है, टेंजेंट वाई अगर इतना है तो कॉट वाई कितना होगा,
12/5। 12/5 सिंपल सी बात है ना। 12/5 अगर एंगल बराबर है, देखो अगर tan भी y के लिए निकाला है, cot भी y के लिए पूछा, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एक दूसरे के उल्टे ही तो आएंगे। अगर कोण सेम है तो फिर वैल्यू उल्टी हो सकती है। हाँ, अगर ऐसा होता कि यहाँ पे टेंजेंट y निकाला है, यहाँ पे cot x पूछ लेते तो शायद थोड़ा सा फर्क आता वैल्यू में, लेकिन जब दोनों ही सेम कोण के लिए हैं तो फिर उल्टा कर सकते हैं। चाहे तो चेक कर लो, cot y के लिए जो आधार है वो 12 है और y के लिए जो लंब है वो 5 है, तो आ गया 12/5। ठीक है, वैसे ही आप निकालेंगे cos x, तो देखो क्या आपने cos का उल्टा मतलब सेकेंड, क्या आपने वो x के लिए निकाला था? अगर निकाला था तो वहीं से देख के इसकी वैल्यू बता दो। आधार तो मैम एक्स जेड और करण है एक्स वाई। नहीं, फिगर आकृति मत देखो, मैं पूछ रही हूँ क्या आपने cos x का उल्टा मतलब सेकेंड x निकाला है? यस मैम, एक्स जेड और एक्स वाई फिर बताओ, उल्टा कर दिया मैम। फिर बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5/13। 5/13, बिल्कुल सिंपल। आकृति को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने सेकेंड x, अगर आपने x के लिए सेकेंड निकाला है और आपसे x के लिए ही cos पूछा जा रहा है तो सेकेंड का उल्टा कर दो, लेकिन ध्यान रहे कि कोण बराबर हो। अगर यहाँ पे x पूछा है और यहाँ पे भी x हो, ऐसा मत करना कि सेकेंड x है और cos y के लिए पूछा जाए तो आप बराबर या उल्टा वैल्यू कर दो, तो फिर उल्टी वैल्यू नहीं कर सकते क्योंकि कोण अलग अलग है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो अभी इसमें कोई डाउट है तो फटाफट से पूछिए, नहीं तो फिर बढ़ते हैं आगे। 12/13, 5/12, 13/5। ठीक है, शिव कुमार आपका करेक्ट था। किसी का डाउट है? डाउट नहीं है तो वाई लिख दो ना चैट में, फटाफट से वाई लिखो। ठीक है, चलिए अब ये करते हैं। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, पिछली क्लास में भी आपने किया होगा। cos थीटा अगर 3/5 है तो बाकी सारे के सारे अनुपात निकालो। मैं आपसे पूछती हूँ इसको सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहली चीज क्या करोगे? बताओ। मैम लंब निकालेंगे। आपको कैसे पता कि लंब निकालना है? मैम कोस है ना आधार बटे कर्ण होता है, इसलिए मैम इसमें लंब नहीं है हाँ। तो लंब निकालेंगे। बिल्कुल, तो पहले वो लिखेंगे हम लिखेंगे कि cos दे रखा है, cos थीटा दे रखा है, इसका मतलब इसका पहले तो अनुपात लिखो कि होता क्या है। तो अब तक तो सबको याद हो चुका होगा कि क्या अनुपात होता है cos थीटा का। बताओ, ल आ ल बटा क का, तो ल आ सेकंड नंबर पे, क सेकंड नंबर पे, मतलब आधार बटा कर्ण। तो आपको यहाँ पर आधार बटा कर्ण दे रखा था, आपने सबसे पहले क्या करना था? लंब निकालना था, लेकिन आकृति बना के। बिना आकृति के करोगे तो गड़बड़, क्योंकि कोण के हिसाब से सब कुछ बदलता रहता है ना। तो वैसे यहाँ पे कोण के हिसाब से पूछा नहीं है, आकृति बनाना चाहो बना लो, नहीं बनाना चाहो तो कोई बात नहीं, तो रहने देते हैं, है ना। चलो, इस क्वेश्चन में आप आकृति नहीं भी बना सकते क्योंकि आपको हर बार थीटा के लिए ही निकालना है, जो भी निकालना है सिर्फ थीटा के लिए। तो आधार और कर्ण दे रखा है, निकालो जरा, लंब निकालो। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो आपको कर्ण दे रखा है कितना? 5, लंब नहीं पता, ठीक है, और आधार कितना दे रखा है? 3। सभी को समझ आया मैंने कैसे इसका इस्तेमाल किया? मुझे cos थीटा 3/5 दे रखा था, मैंने अनुपात लिख दिया cos का अनुपात लिख के, ये आधार है, ये कर्ण की वैल्यू है। आधार और कर्ण की वैल्यू पता चल गई तो लंब निकाल लो। तो लंब का स्क्वायर ऐसे का ऐसा, 5 5 होता है 25 और 3 3 होता है 9 बराबर। फिर से इसको अकेला छोड़ते हैं लंब के स्क्वायर को, 25 के पास 9 को भेजते हैं, 25 के पास जाके 9 कर देगा माइनस, आ गया 16 बराबर लंब का वर्ग। लेकिन मुझे तो लंब के वर्ग की नहीं, सिर्फ लंब की वैल्यू चाहिए। तो बताओ अकेला लंब कितने के बराबर? 4 के। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि
इसको अकेला छोड़ेंगे तो ये वर्गमूल के अंदर चला जाएगा, लंब 4 के बराबर आ जाएगा। आधार 3 है, कर्ण 5 है और लंब 4 है। तो अब आपने फटाफट से सारे के सारी जो त्रिकोणमिति वैल्यू है वो आपने निकालनी है। सबसे पहले कॉस दिया है तो इसका उल्टा निकाल लो, मतलब कि सेकेंड निकाल लो। क्या आ जाएगा सेकेंड थीटा? आधार बटा कर्ण 5/6। आधार बटा कर्ण थोड़ी, वो तो कॉस है ना, कॉस का उल्टा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार मतलब कि 5/3। 5/3। अब निकाल लो साइन थीटा। साइन थीटा क्या कहता है भाई? इसका फॉर्मूले की अगर बात लंब करें बटा कर्ण तो लंब बटा कर्ण। 4/5। ठीक है, लंब हमें नहीं दे रखा था, वो हमने निकाला है 4 के बराबर। कर्ण हमें दे रखा था 5 के बराबर। तो अगर साइन 4/5 है तो साइन का उल्टा क्या होता है बताओ? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट 5/7। कॉसिकेंट। तो फिर कॉसिकेंट कितना होगा? 5/7। 5/4। सिंपल है। ठीक है, अब कौन बचता है? बचता है टेंजेंट। तो चलो टेंजेंट को भी निकाल लेते हैं। बताओ 4/3। टेंजेंट थीटा। पहले फॉर्मूला बताओ। लंब बटा आधार। ल बटा हाँ ठीक है, ऊपर लंब नीचे आधार। कितना आ जाएगा? 4/3। लंब 4 था, आधार था 3। तो tan अगर इतना है तो tan का उल्टा कौन होता है? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट कितना होगा? 3/4। ठीक है, आधार तो cot बटा लंब। थीटा हो गया 3/4। तो ये देखो हमने सारे के सारे जो अनुपात थे वो निकाल लिए। ठीक है, चलो अभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? इस तरह के क्वेश्चन में किसी को डाउट? क्योंकि कल भी मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछूंगी, उसके बाद ही हम जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। क्योंकि एक बार आपको ये अच्छे से आ गया तो फिर हम शुरू करेंगे कोण। जैसे होता है ना, साइन 60 डिग्री कितने के बराबर, कॉस 60 डिग्री कितने के बराबर, वो वाला टॉपिक बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको पहले ये चीजें आनी चाहिए। एक बार ये चीजें आ गई तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हमारा पूरा का पूरा रिवीजन हो गया, तो जो आपने काफी अच्छे से किया, इसका मतलब आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई थी। अब कल से हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया कोण वाला, एंगल वाला, उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी गुड नाइट मैम। अगली क्लास में, जो कि कल Bye, होगी। ma'am. बाकी किसी का डाउट है तो रुक जाओ। ठीक है, बाय 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 एवरीवन, गुड नाइट।